आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। क्या ये क्या है? अपनी आंखें पोंछते हुए आरोही ने मोबाइल उठाया। वो बहुत देर से अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मोबाइल टोन से उसका ध्यान मोबाइल की तरफ गया। देखा तो उसे तभी किसी ने एक अनजान व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया हुआ था। अब ये कौन सा नया ग्रुप बन गया? मैं तो नहीं जानती। ये एडमिन और बाकी के मेंबर्स कोई भी जाने पहचाने से नहीं लग रहे हैं। होगा कोई। वो वापस अपनी समस्या में उलझ गई। वो बहुत देर तक बैठी सोचती रही जब उसका 3 साल का बेटा कमरे में आया और उसकी तंद्रा टूटी। कभी कभार बाहर भी हो आया कर आरू, जब देखो घर में घुसी रहती है। मम्मी ने कहा जो उसके बेटे को बाहर से घुमा के ले आई थी। आरोही ने उदास भाव से सर हिला दिया। आजकल वो अपने कमरे में ही बंद रहती थी। लगता था 4 साल पहले की बात है, जब सब ठीक चल रहा था। वो और अविनाश एक ही कंपनी में कार्यरत। वो पूरा मन बना चुकी थी उससे शादी का। हालांकि घर वालों को अविनाश कुछ खास पसंद नहीं था, फिर भी एक रात जब कंपनी के कई सहकर्मी मिलकर अपने एक सहकर्मी की शादी में शहर से बाहर गए हुए थे तो ये हो गया। शादी की रंगीनी, थोड़ी शराब का खुमार और माहौल भी थोड़ा बहकता सा। नतीजा, आरोही अब प्रेग्नेंट थी। जैसे तैसे उसने ये खबर घर में बताई। कोहराम मच गया। खूब खबर ली गई उसकी। अविनाश को घर बुलाया गया। उसने बेहिचक स्वीकार किया कि वो उस बच्चे का पिता है और आरोही से शादी करने और सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार भी। सबने चैन की सांस ली और अविनाश अपने परिवार को सब कुछ बताने बीकानेर चला गया, जहाँ का वो था भी। पर कुछ दिन बीतते बीतते सबकी समझ में आ गया कि वो वापस नहीं आएगा। उसका फोन बंद आ रहा था और जब आरोही ने उसके घर पर फोन किया तो उसे खूब खरी खोटी सुनाकर अविनाश की मां ने फोन रख दिया। इस भंवर में बुरी तरह फंस चुकी थी आरोही। आत्महत्या तक करने की कोशिश भी की, लेकिन बचा ली गई। पापा ने आनन फानन में मृदुल का रिश्ता ढूंढा और बात ढकी रह जाए की गरज से जल्दबाजी में शादी कर दी गई। मृदुल के परिवार को यही लगा कि आरोही ने समय से पहले शिशु को जन्म दिया है और सब ठीक ठाक चलता रहा और उनका बेटा 2.5 साल का हो गया। पर इतना बड़ा सच कैसे छिपता और कब तक? मृदुल ने एक दिन आरोही की बात फोन पर सुन ली और समझ गया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वो खूब बरसा आरोही पर और उसकी एक ना सुनी और गुस्से में घर से निकल गया। आरोही पीछे बैठकर रो रही थी जब 15 मिनट बाद भागते हुए पड़ोसियों ने उसे बताया कि उसके पति का थोड़ी दूर पर एक्सीडेंट हो गया है। उस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। आरोही खुद को ही अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब वो अपने माता पिता के साथ रह रही थी। उसके लिए तो सब कुछ जैसे खत्म था। जिंदगी से ही उसका मन उचट सा गया था। रात को खाने के बाद सब सोने आ गए। आरोही ने बेटे को सुला दिया और खुद गुमसुम सी पड़ी हुई अतीत की यादों में गोते लगाती रही। तभी उसका मोबाइल फिर बजा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। हेलो, कैसे हैं आप? एक व्हाट्सएप मैसेज था, उसी अनजान सांता का जिसने अभी शाम को उसे ग्रुप में ऐड किया था। क्या मैं आपको जानती हूँ? आरोही ने मैसेज का रिप्लाई किया। बिल्कुल, सांता क्लॉज को कौन नहीं जानता, एक स्माइली के साथ जवाब आया। आई एम सीरियस। क्या मजाक है ये? कौन हो तुम और मुझे इस ग्रुप में क्यों ऐड किया? मतलब ये कौन सा ग्रुप है? रिलैक्स डियर, तुम दोस्तों के ही बीच हो और तुम्हें पसंद नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, पर मुझे एक मौका तो दो। मौका? कैसा मौका? तुम्हारी मदद का। मुझे नहीं चाहिए, सबको चाहिए हनी। मदद तो सबको चाहिए, तुम्हें भी। आई एम राइट। आरोही की उंगलियां शांत हो गई। वो कुछ टाइप नहीं कर पा रही थी। क्या माजरा है? कौन है ये? मैं दोस्त हूँ आरोही, बात करो मुझसे। मैं बस मदद करूंगा तुम्हारी, मैं और कुछ नहीं चाहता। आरोही बुरी तरह चौंक गई। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ओफो, अच्छा ठीक है। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें अकेलापन सताए, याद रखना तुम्हारे इस फोन में हर वक्त तुम्हारा एक दोस्त है। उसके पास पूरा समय है तुम्हें सुनने के लिए और हो सके तो तुम्हारी मदद के लिए। गुड नाइट। और सांता ऑफलाइन हो गया। माना कि बहुत अंधेरे पसरे हैं जिंदगी में, पर बिना अंधकार के सितारे तो क्या जुगनू भी नहीं चमका करते। अंधेरे से डरना छोड़ दो, चमकने लगोगे। अगले दिन आरोही को उसी सांता वाले ग्रुप से ये मैसेज मिला और साथ ही सूर्योदय की एक बहुत खूबसूरत सी तस्वीर भी थी। उसने चेक किया तो पापा की उस ग्रुप से सिर्फ एडमिन की पोस्ट ही कर सकता था और वो बात ग्रुप से अलग कर रहा था। अगर उससे बात करनी हो तो उसके नंबर पर बात अलग से करनी होगी और वो ग्रुप में हमेशा ऐसे ही पोस्ट करता था।
उसे दोपहर को मम्मी जबरदस्ती उसे अपने साथ मॉल ले गई खरीदारी को, ताकि वो थोड़ा घर से बाहर निकले। वहां पर एक स्टोर में आरोही का सामना उसकी सास मृदुल की मां से हुआ और अच्छा खासा हंगामा किया उन्होंने। आरोही अपने आप में सिकुड़ कर रह गई। वो अपनी मां पर भी नाराज थी कि वो उसे बाहर क्यों ले आई। वापस घर आकर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, मानो सारी जिंदगी दरवाजा नहीं खोलेगी। काफी देर बाद उसे कुछ याद आया, पर ऐसे इस तरह पब्लिक में। शांत हो जाओ आरोही, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा है, पर उनके बारे में भी तो सोचो। बेटा खोया है उन्होंने अपना। शायद तुम पर उतना गुस्सा नहीं थी जितना अपने बेटे की मौत से दुखी थी। ये सोचो कि उनका मन हल्का हो गया, शांता ने कहा। पर आरोही, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, पर धोखा तो उनके साथ हुआ है ना, और इसकी कीमत भी चुकाई उन्होंने। तो अगर इस तरह उन्होंने अपने दिमाग का बोझ हल्का कर लिया तो तुम क्यों दुखी हो रही हो? आरोही उस अनजान शांता से व्हाट्सएप पर बातें कर रही थी। आरोही को पता नहीं चला कि वो शांता कब उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। वो सब कुछ शेयर करती उससे, परेशानी भी और खुशी की बातें भी। आज अपनी कुर्सी पर बैठकर आरोही ने अपनी सेल्फी ली और शांता को भेज दी। लुक माय न्यू कैबिन। उसने नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उस अनजान शांता से बात करते उसे 4 महीने बीत गए थे। वो उसकी हर बात सुनता, दुख में तसल्ली देता तो खुशी में और प्रेरित करता। ग्रेट आरोही, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। देखो तो मुश्किल वक्त बीत गया, शांता का रिप्लाई आया। इतना आसान भी कहा था शांता, अगर तुम नहीं मिलते तो। अच्छा सुनो, बहुत हुआ, अब मुझे तुमसे मिलना है, कोई बहाना नहीं। थैंक यू बोलना है सामने से, प्लीज। कुछ देर कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं यही हूँ आरोही, और हमेशा रहूंगा। शांता कभी कहाँ बच्चों के सामने आता है, बस उसके तोहफे मिलते हैं उन्हें। आरोही मुस्कुराई, सच ही तो था। हर दिन किसी नए तोहफे की तरह शांता के वो मैसेज उसके तकिए के नीचे उसके मोबाइल पर मिलते थे उसे। ओके शांता, अब ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये रहा तुम्हारे चेहरे पर। एक स्माइली के साथ शांता ये मैसेज भेजकर ऑफलाइन हो गया। आरोही ने सामने अपने बंद लैपटॉप की स्क्रीन देखी तो उसे चेहरे का प्रतिबिंब दिखा, जिस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सब कुछ ठीक था सिवाय एक बात के। अविनाश ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, ये हमेशा उसे कचोटता रहता था। बाकी जिंदगी अब पटरी पर आ ही रही थी। वो नौकरी करती, अपने बेटे का ख्याल रखती और खाली समय में खुद भी घूमती फिरती, खुश रहती और दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित करती। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में थी तो उस मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, हाय, मेरा नाम समीर है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई। आरोही चुप हो गई। कौन था ये? चलिए कोई बात नहीं, आप आज शाम लेक के पास वाले कैफे में आ सकती हैं। पर बात क्या है? आपको मेरा नंबर? मैं भी उसी व्हाट्सएप ग्रुप से हूँ जिसमें आप भी हैं और जिसका एडमिन कोई शांता नाम से है। वही आपका नंबर देखा। ओह, देखिए हम इस ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर आप ये तो मानेंगी कि बहुत अजीब है ये। तो ये ग्रुप के अधिकतर लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है। अगर आप शामिल होना चाहें तो आज शाम उस कैफे पर आ जाएं 5 बजे। और फोन कट गया। उस कैफे का एक गार्डन भी था जहां से सामने स्थित विशाल सी झील का नजारा होता था। वहीं एक विशाल सी टेबल पर 10-12 लोग मौजूद थे। एक लड़का खड़ा हुआ और उसने आरोही का अभिवादन किया और बाकी लोगों से उसका परिचय कराया। आरोही ने सबको देखा और याद करने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी याद न आया। सारे लोग अपरिचित ही थे और वो उन सबसे पहली बार ही मिल रही थी। नहीं, हम में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, पर हम सब एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये अजीब नहीं? मैं कब से ये मीटिंग करने का प्लान कर रहा हूँ, पर अजीब तो है ही। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, शांता से, मतलब जो कोई भी है वो, उससे बातें करके अच्छा लगता है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, अब मैं वापस से सही हो गया हूँ, एक व्यक्ति बोला जो उम्र से 50 के लगभग लग रहा था। हाँ यार, अजीब तो लगा शुरू में, पर अब मुझे ये ग्रुप पसंद है। अपने ब्रेसलेट से खेलती हुए एक युवा लड़की बोली। देखो, पहले मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की कि शांता कौन है, पर ठीक है जो भी है, उसने मेरी मदद की। मुझे तो कोई शिकायत नहीं इस ग्रुप से। अनिश्चितता से एक अधेड़ उम्र की औरत बोली। मिसेस शुक्ला, पर इस तरह कोई हमें किसी ग्रुप में ऐड कर लेता है। हम क्विट करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। फिर वो हमसे हमारी समस्याओं के बारे में पूछता है और फिर हमारा सबसे करीबी बन जाता है। आप सभी को ये कुछ अजीब नहीं लगता? समीर सबकी तरफ देखता हुआ बोला। सभी सोचने लगे।
तब तक आरोही समझ चुकी थी कि उसी की तरह सब किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे थे। जब उस अनजान सांता ने उन सबको और आरोही को भी इस ग्रुप में जोड़ा था। खुद समीर जिसने ये मीटिंग बुलाई थी वो ब्रेकअप की मार झेल रहा था जब उसे इस ग्रुप में जोड़ा गया। मैं मानता हूँ कि इस सांता ने हमारी काफी मदद की है, पर सच्चाई जानना चाहूंगा, आखिर कौन है ये और हम ये ग्रुप छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? एक दूसरा व्यक्ति बोला। आरोही ने जल्दी से अपना फोन निकाला और एग्जिट पर टैप किया, पर कुछ नहीं हुआ। वो चौकी तो बनी रही ग्रुप में। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने पहले ये नहीं किया था। अब उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। क्या तुम जानते हो इस सांता को? उसने व्यग्र भाव से समीर से पूछा। शायद। मैंने पता लगाने की कोशिश तो की, पर जो सामने आया वो बड़ा ही उलझा हुआ सा था, समीर ने कहा, जिसका चेहरा अचानक ही गंभीर हो गया था। क्या मतलब? मिसेस शुक्ला ने कहा। समीर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और चहलकदमी करता हुआ बोला। मेरे बार बार पूछने पर भी जब सांता ने नहीं बताया कि असल में वो कौन है, तो मैंने ये नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च किया। वो नंबर किसी एंथनी डिमेलो के नाम से सेव था। ये कौन हुआ? बहुत मुश्किल से इसका पता लगाया मैंने। पुलिस में मेरे कुछ बढ़िया कॉन्टेक्ट्स हैं, उनकी मदद से पता चला कि ये यहीं इसी शहर में वो जो पुराने चर्च के पीछे वाली कॉलोनी है जहाँ अधिकतर क्रिश्चियन रहते हैं, हाँ वहीं रहते एक परिवार जॉय डिमेलो के बारे में पता चला कि एंथनी डिमेलो उसके फादर हैं। समीर ने कहा। तो क्या समस्या है फिर? मैं कहता हूँ हम सबको मिस्टर डिमेलो से मिलना चाहिए। मोबाइल सीधे सीधे मिलना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बोलते बोलते मिसेस शुक्ला की आवाज़ फर्रा गई। सब उन्हें देखने लगे। अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम चली गई थी मैं, रोज रोज की किचकिच से दूर, लेकिन एक बार भी मेरे बेटे और बहू ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। क्यों करते भला? वो आपस में झगड़ते भी तो मुझे सुनाने के लिए ही थे। मन खिन्ना हो गया था। मेरे पति बहुत पहले गुजर चुके थे। कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए पाला था मैंने अपने इकलौते बेटे को। यही सब देखने के लिए वो आंखें पोंछती हुई बोली। पर मैं ही पागल थी, सबसे बड़ी पागल। अगर खुद की परवाह हम नहीं करेंगे तो दूसरे क्या खाक करेंगे? मैं आश्रम में थी जब सांता ने एक दिन ग्रुप में जोड़ दिया। मुझे मैसेज आया और सांता ने कहा कि अरे मिसेस शुक्ला, आपके स्कूल ने आपको रिटायर कर दिया, तो आपने भी खुद को रिटायर समझ लिया। जिंदगी भला कब तक रिटायर होती है? ये वो खूबसूरत सी जॉब है जहाँ से प्रमोशन है, नो रिटायरमेंट। मिसेस शुक्ला फीकेपन से मुस्कुराई। 150 स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिन्हें अंग्रेजी सिखाती हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में भी कुछ पीरियड लेती हूँ। अनाथ बच्चों के लिए काम करते एक एनजीओ से भी जुड़ी हूँ। मैं रिटायर कहाँ हुई? अरे अभी बहुत कुछ बाकी है मुझ में, बहुत कुछ। और जानते हैं आप सब, अब ना जाने क्यों इतना काम करके भी थकान नहीं होती। गार्डनिंग करती हूँ, मंदिर जाती हूँ और कभी कभार तो ब्यूटी पार्लर भी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा और सब हंसने लगे। हम सबके सांता ने मदद की है, पर यहाँ बात ये हो रही थी कि वो कौन है। एक लड़के ने फिर से समीर को देखते हुए कहा। समीर जो अब तक मंत्रमुग्ध सा मिसेस शुक्ला की बातें सुन रहा था, जैसे अचानक उसे याद आया कि उसे भी तो कुछ बताना था सबको। हाँ, तो एंथनी डिमेलो जॉय डिमेलो के पिता हैं। जॉय डिमेलो से मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई क्योंकि वह अपने घर पर तब मौजूद नहीं था, पर पड़ोसियों ने मुझे बताया। बोलते बोलते समीर अटकने लगा। क्या बताया? आरोही ने पूछा। यही कि एंथनी डिमेलो को गुजरे हुए 5 साल बीत गए। समीर ने सीधे आरोही को देखते हुए कहा। सन्नाटा छा गया। सभी जो पहले समीर को घूरते रहे, फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये क्या मजाक है? तुमने हमें यहाँ सनसनी फैलाने को बुलाया है? एक मरा हुआ आदमी व्हाट्सएप ग्रुप बना के हमसे बातें कर रहा है, ये कहना चाहते हो? एक सरदार जी बोले, जो अब तक खामोश बैठे सबकी बातें सुन रहे थे। यही सच है सर, मैं आप सबको वो एड्रेस देता हूँ, चाहे तो आप खुद सब पता कर लें। वह एंथनी डिमेलो का परिवार रहता है या नहीं, और ये नंबर उसका है या नहीं। समीर ने कहा। ओह गॉड, प्लीज नो 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 नो, एक लड़की चिल्लाई। वो अपने मोबाइल को घूर रही थी, बहुत परेशान लग रही थी। क्या हुआ? मैंने शायद गलती से वो ग्रुप छोड़ दिया। प्लीज सांता से बोलकर मुझे फिर से ऐड कराओ कोई। वो सबकी तरफ देखने लगी। सभी ने अपना मोबाइल देखा तो अचानक ही सबके चेहरे पर हाहाकारी भाव आए। वो सब ग्रुप से बाहर हो चुके थे, या वो ग्रुप ही नहीं था शायद। अब बहुत देर तक खामोशी छाई रही। सबके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो नोटों से भरा पर्स गुम था सबका। जो भी हो, शायद सांता को पसंद नहीं आया इस तरह से हमारा उसके बारे में खोजबीन करना, बातें करना। कोई बोला,
पता नहीं उसके बिना कैसे गुजरेगी, बहुत मिस करूंगी मैं उसे। आरोही बोली, मैं भी, हाँ मैं भी, शायद हम सब। जब आरोही के पति की मृत्यु हुई तब वो उसके साथ एक होटल में थी जहां वो मैनेजर थे। वहीं रहते थे वो दोनों। खूबसूरत सी जगह थी जहां सर्दियों में बर्फ गिरती थी। उन दिनों भी तो यही हो रहा था। हर बार जब वो समय आता आरोही उसी जगह पर पहुंच जाती। मृदुल से कभी वो वाला प्यार तो उसे हुआ ही नहीं, पर एक पत्नी की तरह वो उसकी पूरी इज्जत करती थी और मानती थी कि इस बात का अफसोस उसे हमेशा रहेगा, उसकी इस असामयिक मौत का। बाहर बर्फ गिर रही थी। वो खिड़की पर बैठी देख रही थी। उसका बेटा वहीं खेल रहा था। वो अतीत की यादों में गुम थी। तभी किसी ने उसके कैबिन का दरवाजा खटखटाया। आरोही ने दरवाजा खोला। क्या मैं फोन कर सकता हूँ? वो आगे कुछ दूरी पर, मेरी कार बंद हो गई है और नेटवर्क भी। आगंतुक बोलते बोलते चुप हो गया और मुंह फाड़े आरोही को देखता रहा। आरोही भी सदमे से सामने देखती रही। वो अविनाश था, इतने सालों बाद। कई बोझल पल ऐसे ही बीत गए। तुम आरोही, तुम मत नाम लो मेरा। अविनाश तुम, मैं क्या समझती थी तुम्हें और तुम क्या निकले। अरे यही करना था तो। आरोही बोलती हुई रुक गई और उसे गौर से देखने लगी। वो कुछ तो अजीब सा लग रहा था। फिर उसकी समझ में आया, उसका बायां हाथ कोहनी से गायब था। उसने सवालिया निगाह उस पर डाली। मैं समझ गया था आरोही, सब समझ गया था। जब तुम्हारी शादी की खबर सुनी, मैं तुम्हें मिलकर बताना भी चाहता था कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, पर फिर सोचा यही सही। तुम मुझे धोखेबाज ही समझो, शायद तभी अपने पति को अपना पाओगी। अविनाश ने बोलते हुए सर झुका लिया। आरोही की आंखों से कुछ बूंदें लुढ़क पड़ी। अविनाश, आखिर क्या? मेरा परिवार राजी ना था आरोही उस शादी के लिए, पर सब कुछ छोड़कर और उन्हें अपना फैसला सुनाकर मैं वापस आ रहा था जब वो भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। मैं मरते मरते बचा, पर मेरा एक हाथ। आरोही ने सदमे से मुंह पर हाथ रख लिया। लंबे समय तक हॉस्पिटल में था। जब ठीक हुआ, होश आया तो पता चला कि तुम मुझसे कितनी दूर जा चुकी थी। अविनाश आह भरता हुआ बोला। कितने देर तक खामोशी से दोनों एक दूसरे को देखते रहे। बस एक बार मिलना चाहती थी वो अविनाश से, पर आज जब वो सामने खड़ा था तो उससे कभी बोला ही नहीं जा रहा था। फिर जैसे अविनाश को कुछ याद आया। मेरी कार खराब हो गई है, मैंने किसी को लिफ्ट भी दी है, वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारे बुजुर्ग। आरोही ने चौंक के सर उठाया और फिर झटके से बाहर निकल गई। आरोही, अरे कहाँ जा रही हो? सुनो तो। आरोही अब अविनाश की खराब हो चुकी कार में झांक रही थी। अंदर कोई ना था। लगता है चले गए, देर हो गई मुझे, पीछे से आता अविनाश बोला। आरोही उसकी तरफ पलटी। अब उसके चेहरे पर एक जिंदगी से भरी मुस्कान थी। सरा, कार स्टार्ट करना खराब है, बंद हो गई थी, बताया तो। करो तो एक बार, आरोही ने कहा। अविनाश ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर चाबी घुमाई और हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब कार स्टार्ट हो गई। अरे ये किसने किया? शांता ने। क्रिसमस आ रहा है ना, आरोही मुस्कुराती हुई बोली। मजाक नहीं, अविनाश चिढ़ के बोला। अरे तुमने तो लिफ्ट दी थी ना शांता को, अब देखो कहाँ आकर कार खराब हुई तुम्हारी। मतलब कहाँ है वो जिन्होंने तुम्हें लिफ्ट ली थी? चले गए होंगे इतनी जल्दी, और यहाँ तो सिर्फ हम दोनों के कदमों के निशान हैं। क्या गोरख धंधा है? अविनाश चकराया। चलो आओ, कॉफी के साथ समझाती हूँ। उसके दूसरी सलामत बाह पकड़कर झूमती सी आरोही बोली और उसे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। कुछ दूर आगे जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा। शायद कार की अगली सीट पर कोई बैठा हुआ था और उसे देखकर हाथ हिला रहा था। क्रिसमस में अभी भी 20 दिन बचे हुए थे। एक बार फिर इस ग्रुप के सारे सदस्य उसी गार्डन वाले कैफे में इकट्ठा हुए थे। बस इस बार आरोही के साथ अविनाश भी था और एक शख्स और था जो सभी के लिए अजनबी था। पहले तो सारे सदस्य आपस में बहुत ही प्रेम भाव से मिले। कभी वो सब ऐसे ग्रुप का हिस्सा रहे थे जिसने उन सबको एक बार जिंदगी दी थी। फिर सबने उस सांवले रंग के युवक को देखा जो अजनबी था और बेचैनी से पहलू बदल रहा था। वो सहज नहीं लग रहा था। क्या हुआ आरोही, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? समीर ने कहा। और ये कौन है? बताती हूँ समीर, आरोही उसी लड़के को देखती हुई बोली। वो खुद भी थोड़ा परेशान और उदास लग रही थी। ये जॉय डिमेलो है, हम सबके रहस्य में शांता के सुपुत्र, आरोही ने कहा। क्या? ओह अच्छा, पर बात क्या है बेटा? मिसेस शुक्ला बोली। ये ही बताएं तो बेहतर है, बोलकर आरोही एक कुर्सी पर बैठ गई और परे देखने लगी। जॉय डिमेलो थोड़ा असहज था। पहले वो इधर उधर देखता रहा, फिर होंठों पर जबान फेरता हुआ बोला, रियली? डैडी की बात होती है आप सबसे? आरोही ने उसे घूरते हुए देखा। वो फिर सिकुड़ कर रह गया।
उसने एक लंबी सांस ली। डैडी गोवा में अकेले रहते थे। मेरी मदर की डेथ बहुत पहले हो गई थी। वो अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। उस घर से मॉम की मेमोरी जुड़ा हुआ था। मैं इधर को रहने लगा। फिर मैं शादी बनाया, वो भी इधर का ही छोकरी से। डैडी अकेला रहता, पर अकेला था नहीं, सबसे बात करता था वो। जो भी उसको मिलता उसके पास, मेरे डैडी के पास सबका वास्ते टाइम रहता, सबका प्रॉब्लम सुनता था वो। बहुत लॉनली फील करता था अंदर से, ऊपर से तो हैप्पी ही लगता था। पर मोबाइल में ही फ्रेंड ढूंढता था। बहुत सा ग्रुप क्रिएट किया था वो। जो भी सैड होता, लॉनली फील करता, सबको मिलवाता था आपस में। बोलता था जब तो लोनली पीपल मिलता था तो दोनों एक दूसरे का एम्प्टीनेस दूर करता। बहुत सा लोग चिढ़ता भी था डैड से, काहे को बूढ़ा पीछे पड़ता, पर डैडी इग्नोर करता। क्रिसमस पर सांता बनता था डैडी, सबका फेवरेट था। उधर मॉल का सामने वाला रोड पर चिल्ड्रन अभी भी मिस करता होगा डैडी को, मेरे को बिलीव है। बट लव करता था बच्चा लोग डैडी को। सबका फेवरेट सांता था। पूरा ईयर गिफ्ट कलेक्ट करता रहता था क्रिसमस ईव का वास्ते। बहुत मन था उसका विद फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, पर मैं जाता ही नहीं था उधर। सबसे ज्यादा तो वो क्रिसमस पे फील करता होगा कि अकेला था वो, उसका कोई फैमिली नहीं था, तभी सांता बन गया था वो एंड हैप्पीली चिल्ड्रन का साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करता था। फिर कुछ टाइम बाद डैडी बीमार हो गया, घर से निकलता ही नहीं था। अब बस मोबाइल पर टच में रहता था सबसे। बहुत अकेला था वो उधर। मेरे पास टाइम नहीं था उसके लिए। जोए डिमेलो ने आंखें पोंछी। वो बुलाता था मेरे को उधर, मैं नहीं जा सकता। उसको बुलाता तो मेरी वाइफ झगड़ता था मेरे से, मैं डरता था। फिर एक दिन मेरे पास डैडी का फोन आया। डैडी डोर नहीं खोलता था घर का। मैं नेक्स्ट डे उधर गया। डैडी जा चुका था, उसको गए हुए 2 डेज हो गया था। सबको कंपनी देता था मेरा डैडी, सबका साथ रहना मांगता था, पर दुनिया से गया तो अकेला ही गया। जोए डिमेलो सर झुकाकर चुप हो गया। सब स्तब्ध थे और उसे ही घूर रहे थे। जाने का पहले मेरे मोबाइल पर मैसेज किया था वो। बोलता था कि सन बहुत अकेला रह लिया मैं, अभी उधर ग्रेव में भी तो अकेला ही रहेगा ना। मेरे को अकेला नहीं रहना, मेरा फ़ोन भी मेरे साथ मेरे कॉफिन में रख देना, बोर हो जाएगा तो क्या करेंगा। मैं मेरे डैडी का मोबाइल उसी के कॉफिन में रख दिया। फ्यूनरल हो गया। पर ये क्या होता है इधर। मेरे डैडी फ़ोन से मोबाइल चलाता, सबको मैसेज करता। पहले बहुत सा लोग पूछता था मेरे डैडी का नाम लेके। सीरियसली ऐसा होता। वो सबकी तरफ देखने लगा। सबकी आंखें भीगी हुई थी, किसी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। ये अविश्वसनीय सा किस्सा भी अब बहुत भरोसे के काबिल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एंथनी डिमेलो उन्हीं के बीच का कोई है। वो उसे कब से जानते हैं, वो कोई अजनबी कहाँ है। हाँ ये सच है, एंथनी डिमेलो यानी कि हमारे सांता हमारे साथ हैं। हम सबसे बात की उन्होंने, सबकी परेशानी बांटी, हिम्मत बंधाई, सबको खुश रहने की आदत डाली। पर क्या पता था कि असल जिंदगी में हमारा ये सांता खुद कितनी दुखी और अकेला था। आरोही भर्राए स्वर में बोली, सच है ये, एक कड़वा सच। हम सब अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। कौन है हमारा खालीपन बांटने के लिए? कोई नहीं, कोई भी नहीं। हम सब इस अकेलेपन को ढोते हैं, फिर भी सोशल मीडिया पर इसे दूर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वहाँ तो होड़ मची रहती है कुछ अलग करने की, दिखाने की, कमेंट्स और लाइक्स पाने की। वहाँ हम दोस्ती संबंधों की बारिश में भीगते तो हैं, मगर रेनकोट पहनकर। हम सबसे दूर हो चुके हैं, खुद से भी। आरोही फर्श को घूर रही थी। सच कहा आरोही, हम अकेले हैं, बहुत अकेले। और वो हमारा सांता बहुत ही कीमती तोहफे बांटता था, हमें अपनी ज़िंदगी के भी और ज़िंदगी के बाद भी। अपना समय, अपनी तवज्जो, बस वही तो नहीं है आज किसी के पास, किसी के लिए भी। मिसेस शुक्ला बोली, पर अब क्या वो ग्रुप खत्म? हम क्या करें? नहीं मालूम कि इस रहस्य में सांता की मेरी ये तलाश यहाँ इस तरह खत्म होगी, वरना हरगिज भी कोशिश नहीं करता। समीर दुख से बोला, नहीं समीर, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। आरोही खड़ी हुई, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। ये ग्रुप फिर से बनेगा, मगर सांता? हम हैं ना समीर, हम सब हैं एक दूसरे के लिए सांता। हम एक दूसरे के लिए वो सब कुछ करेंगे जो मिस्टर डिमेलो हमारे लिए करते थे। असल जिंदगी में तो कोई सांता नहीं होता ना, हमें ही ये करना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अकेलापन और दुख उन्हें खाए जा रहा है, घर लौटने पर जिनका इंतजार किसी को नहीं होता, खाने की मेज पर तो अकेले होते हैं। रोज सुबह ही एक कप चाय बनाते हैं, जो अपने अकेलेपन को न्यूज़पेपर के पन्ने से लेकर मोबाइल की स्क्रीन तक बिखेरे हुए हैं। हमें उन सब के लिए वो सब करना होगा जिसका रास्ता हमें हमारे सांता ने दिखाया, और इन सब की शुरुआत होगी एक पार्टी से। आरोही ने उत्साह से कहा। पार्टी? अविनाश ने पूछा। हाँ अविनाश, पार्टी। वो छोटा सा कॉटेज जैसा घर था,
वो झाड़ी और बगीचों से घिरा हुआ थोड़ी ऊंचाई पर था, जहां से समुद्र तट का खूबसूरत नजारा दिखता था। बाप रे बाप, बड़ी धूल है यहाँ। क्या करूं, जब से श्रीमती जी का स्वर्गवास हुआ है, घर के काम करने की आदत छूट गई है। एक आंख दबाते हुए पगारिया जी बोले। वो 56 वर्ष के बुजुर्ग थे। सभी हंसने लगे। अब केक तो हम में से ना बनेगा, ऐसे करो, क्रिसमस बूंदी के लड्डुओं से ही मना लो। मिसेस शुक्ला की आवाज रसोई में से आई। मिस्टर डिमेलो, बाहर झालरें लगा दी हैं, एक बार चेक कर लेना। हाथ झाड़ते हुए अविनाश अंदर आया। वहीं मेज पर आरोही बैठी हुई थी। वो बहुत छोटे छोटे गिफ्ट्स को रंगीन पन्नों में लपेट रही थी। 2-4 लोग उसकी मदद भी कर रहे थे। वाह, देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। समीर उस 8-9 फीट के क्रिसमस ट्री को देखता हुआ बोला, जिसे वो पिछले 2 घंटे से सजा रहा था, और 2 लोग भी उसकी मदद कर रहे थे। अरे ये क्या, बीच में तो कुछ लगाया ही नहीं ट्री के टॉप पर। दुबले पतले और कम लंबाई वाले गुप्ता जी बोले, जो आदतन हर चीज में मीन मेक निकालते थे। ऐसा करते हैं गुप्ता जी, बीच में आपको ही बैठा देते हैं। पेड़ तो झुकने से रहा, किसी ने कहा, और सबने ठहाके लगाए। गुप्ता जी ने आंखें तरेरी और फिर वो भी सबके साथ हंसने लगे। आज क्रिसमस वाला दिन था और एंथनी डिमेलो के उस छोटे से घर में बहुत रौनक थी। उसके उस व्हाट्सएप ग्रुप के सभी सदस्य मौजूद थे वहाँ। शाम का वक्त था, दिन डूब चुका था। वो एक बड़े से मॉल के सामने वाली सड़क पर तोहफे बांट रहे थे। सभी ने सांता क्लॉस वाली लाल टोपी पहन रखी थी और आरोही के पैक किए रंगीन तोहफे बच्चों को दे रहे थे। बच्चे भी सबको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर प्यारी सी मुस्कान दिए जा रहे थे। ऐसे गिफ्ट तो एंथनी अंकल देते थे जब छोटी थी। एक 13-14 साल की लड़की ने उदासी से कहा, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, उन्होंने ही तो भेजे हैं ये सारे के सारे गिफ्ट्स, आरोही ने कहा, और वो लड़की मुस्कुरा दी। वल्ले भाई, कुछ भी हो, मजा तो बहुत आया आज, सरदार जी खुश होके बोले। हाँ, एंथनी को बहुत मिस कर रहे थे बच्चे, जबकि इतने दिन बीत गए। जब हम सब मिस कर रहे हैं तो वो भी तो बच्चे ही हैं फिर, समीर, आरोही ने कहा। सच कहा, काश कि एंथनी ये सब देख पाते। हम सब साथ हैं, खुश हैं और उसके घर पर हैं। इस क्रिसमस पर वो अकेला नहीं है, समीर ने थोड़े उदास भाव से कहा। वो सभी तोहफे बांटकर वापस घर लौट रहे थे। बूढ़ा, क्या यह उनका वहम था या सचमुच वो थोड़ा पारदर्शी सा था? और तभी जैसे उस बूढ़े ने उन सबकी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो पलटा। उसके चेहरे पर एक जीवंत मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था होंठ से ज्यादा आंखें मुस्कुरा रही थी। उसने देखा हाथ खोल दिए, जैसे उन सबको गले लगा लेना चाहता हो। और फिर सबने महसूस किया कि वो अजीब सी रोशनी और छत से होती पारदर्शी बर्फबारी भी बंद हो गई थी। ऐसा लगा कहीं से बहुत धीमी सी घंटियों की आवाज आ रही हो, मानो सांता क्लॉज की गाड़ी की आवाज हो। और वो साया गायब हो गया। वो क्या था? किसी ने आश्चर्य से पूछा। डैड, जॉय डिमेलो की लरजती सी आवाज आई। सबने मुंह फाड़ कर उसे देखा। वो अभी भी उस क्रिसमस ट्री को ही घूरे जा रहा था जहां उसका पिता गायब हो गया था। तो क्या वो एंथनी? जॉय डिमेलो ने आंखें पोंछते हुए हाँ में सर हिलाया। सभी मूर्ति बने देखते रहे। कुछ देर बाद मिसेस शुक्ला ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, बस चुप। अरे आज तो इतना बड़ा दिन है। आज तुम्हारे डैड और हम सब मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। आज मिस्टर एंथनी डिमेलो क्रिसमस पर अकेले नहीं होंगे। और फिर खुशी, उमंग, उत्साह के बीच क्रिसमस डिनर हुआ। सबने खूब हंसी मजाक किया, गीत गाए, पटाखे जलाए। उन्हें इस तरह देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उन सब का रिश्ता बस एक व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से ही था। क्या हुआ? कहाँ गुम हो? आरोही ने अविनाश से कहा। आरोही, वो वही थे जब मेरी कार तुम्हारे कैबिन के पास खराब हो गई थी। वो गायब हो गए थे, पर मैंने उन्हें ही लिफ्ट दी थी। एंथनी डिमेलो। आरोही मुस्कुराई, फिर वो बाकी लोगों की तरफ देखने लगी जो टूटा फूटा सा जिंगल बेल गा रहे थे। अविनाश और आरोही ने शादी कर ली। वो सब सारे ताने सुनकर भी मृदुल के माता पिता से मिलने जाती और उनका ख्याल रखती, क्योंकि मृदुल उनका इकलौता बेटा था। धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। समीर को नई गर्लफ्रेंड मिल गई। आए दिन मिसेस शुक्ला से भी उनकी मुलाकात होती रहती, जिनका फैशन सेंस गजब का हो चला था। उन सभी लोगों ने एक नई शुरुआत कर ली थी और बहुत खुश थे। सांता ने उन्हें यही सिखाया था कि संतुष्ट रहना तो बड़ा मुश्किल है, पर खुश रहना आसान है। सांता मिस करते थे उसे, ना जाने कहाँ था वो। बहुत मिस करते थे सब उनको।
उस शाम आरोही मृदुल के माता पिता के लिए चाय बना रही थी। उसे दुख होता था ये देखकर कि मृदुल की माँ अब भी बहुत उदास रहती थी। वो कोशिश तो करती थी उन्हें खुश रखने का, पर बेटे के खोने का गम मामूली भी नहीं था। आरोही, मेरा फ़ोन लेते आना, वहीं लगा है चार्जिंग में। जी माँ। बोलते हुए आरोही ने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी उसमें एक मैसेज आया जिसे देखकर आरोही का रोम रोम खुशी से झूम उठा। सांता एडेड यू। ये बस एक कहानी थी। असल जिंदगी में कोई सांता किसी के पास नहीं होता उसका दुख बांटने के लिए। क्यों ना हम खुद ही अपने और अपने आसपास के अकेले और उदास लोगों के सांता बने। हमारा समय हमारे लिए कीमती है, पर किसी और के लिए शायद ये बेशकीमती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।